हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था इंटरव्यू का, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि अभी पीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिज़ल्ट आया और उसका इंटरव्यू होने वाला है। ये इंटरव्यू 25 से लेके 11th 25 फेब से लेके 11th मार्च तक फर्स्ट फेज में चलेगी, और सेकंड फेज में जो है उसकी अभी नई डेट शीट आई है, तो वो इसके बाद होगी। जो पहले दी गई थी उसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया और नई डेट शीट आई है सेकंड फेज के लिए। तो ये इंटरव्यू स्टार्ट होगा 25 से। आज 24th है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। तो आज मैं जो आपको बताऊँगा वो दो पार्ट में होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरव्यू के प्रोसीजर है वो कैसा होता है बीपीएससी का। ओके, सो बीपीएससी इंटरव्यू प्रोसीजर कैसा होता है और पैनल कैसे होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे पैनल होते हैं। और प्रोसीजर मीन्स स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप जाएंगे तो क्या क्या वहाँ पे कराते हैं, क्या क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। चूँकि प्रीवियस दो इंटरव्यूज़ में अटेंड कर चुका हूँ। एक बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, एई का अभी इंटरव्यू हुआ था हाल फिलहाल में, जिसकी रिज़ल्ट आ चुकी है। और एक उससे पहले लेक्चरार हुआ था, उसकी भी रिज़ल्ट आ चुकी है। उसका तो सब कुछ हो चुका है, पहले ही था। तो उस समय भी मैं अटेंड किया था और ये भी अटेंड किया हूँ। और अभी फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा भी इंटरव्यू है, मैं भी अटेंड करूँगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि कैसा होता है। तो दो फेज में होगा, एक ये हो प्रोसीजर बताऊंगा और इसके बाद मैं थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कस करूंगी फ्लैट स्लैब के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसको मैं ऐसे ही ओरली यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं स्लाइड वगैरह ज़्यादा बनाया नहीं इसके लिए। तो मैं जस्ट आपको ओरली यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप जिस दिन एग्ज़ाम होगी आपकी, सपोज 25 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो आप इस दिन जाएंगे तो उससे पहले आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसके दो सेट करवाने हैं। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि उनके दो सेट आपको लेके जाने हैं, है ना। उसमें दो परफॉर्मा दिया रहता है, ठीक है। वो दोनों को फील्ड करना है आपको। आप ब्लू या ब्लैक पेन से उसको सारी चीज़ें को फील्ड कर दें। जहाँ समझ में नहीं आए आप उसको खाली छोड़ सकते हैं, वहाँ पे भी वो भरवाते हैं, ठीक है। जो खाली रह जाता है वो वहाँ पे आपको भरवाते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करके लेके जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके रहे ना रिलेटेड टू एजुकेशन, और जो भी आपकी कैटेगरीज़ है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है। आपको उसी दिन ले जाना होते हैं सारे डॉक्यूमेंट। उसके लिए कोई एडिशनल आपको समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आपको वो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट कर देगा। कोई टाइम नहीं देता, उस दिन भर का टाइम रहता है, आप दिन भर में ला के उसको दे दीजिए। तो आप श्योर हो जाइए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाने चाहिए। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट की बात है जो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, आप पढ़े भी होंगे। इसके बाद आता है जब आप जाएंगे तो बीपीएससी गेट से जैसे ही एंट्री करेंगे, एग्जैक्ट जो टाइम दिया हुआ है उसके आसपास वो एंट्री दे देता है, ठीक है। तो जैसे आप एंट्री करेंगे गेट से, तो गेट के पास ही एक ऐसे मीटिंग हॉल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बिठाया जाता है, गेट के पास ही है ये मीटिंग हॉल। तो वहाँ पे आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको निकाल के रखने पड़ते हैं। आप कुछ भी अंदर लेके नहीं जा सकते हैं। हाँ, बैग लेके जा सकते हैं आप, बैग में डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आप बैग लेके जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई भी आपके नहीं होने चाहिए बैग में, ठीक है। इवन ईयरफोन वगैरह वो सब भी रखवा लेते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ये लेके नहीं जाना। इसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे वेट करना पड़ता है थोड़ी देर। फिर वो लॉट बनाता है ना, इंटरव्यूज़ का, कि 4 नून में कितने लॉट्स होंगे, ओके, और आफ्टरनून में कितने लॉट्स होंगे। तो 4 नून का पूरे लॉट्स बना लेते हैं। आफ्टरनून का तो आते रहते हैं लोग, 12 बजे के बाद भी आते हैं, है ना, हालांकि टाइमिंग वही है। तो इसके बाद जो है वो आपको लेके वहाँ चले जाते हैं। आप लाइन में कतार में खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे फिर आपको जो
मतलब इस मीटिंग हॉल से बुला के लेके जाते हैं, कुछ दूर है नेक्स्ट ब्लॉक में। और वहाँ ले जाने के बाद आपको फिर वो लाइन में सबको खड़े करते हैं, और फिर उनके हाथ में एक कागज़ होती है जहाँ सबके रोल नंबर होते हैं, और वो रैंडम होते हैं। ठीक है। वो जो रोल नंबर होते हैं उनके पास, वो रैंडम मीन्स वो ऐसा रहता है कि ए बी सी डी इस टाइप से उसमें डिवाइड हुआ जाता है। सपोज कि पैनल जो है, जैसे बीपीएससी एई में 3 पैनल थी। ठीक है। उसी तरह से इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली लेक्चरर में भी 2 पैनल थी, इसमें भी आई होप कि 2 ही पैनल होगा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। और जैसे कि बीपीएससी की पैनल थी तो तीन तीन पैनल है, तो एक पैनल में 3 लोग थे ज़्यादा से ज़्यादा, 3 4, 2 3 4, मतलब 3 तो थे ही, और मैक्सिमम 4 थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जो लेक्चरार वाली इंटरव्यू हुई थी उसमें एक पैनल में 6 लोग भी थे, है ना, 5 लोग भी थे, 7 लोग भी थे, ऐसे घूम के पूरा बैठा हुआ रहता था। ओके। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे आपको जो लेक्चरर वाला यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, यहाँ पे आपको एक बोर्ड दी दी जाएगी। ठीक है। इसके सामने आपको पैनल इधर बैठा रहेगा, और यहाँ पे बोर्ड रहेगी, आप यहाँ बैठेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने के लिए भी वो बोलते हैं। तो आपको 2 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करके लेके जाना होता है। कोई भी सब्जेक्ट वो बताते हैं कि आप ये टॉपिक पे कुछ पढ़ाएं, या फिर आप खुद से भी जो भी टॉपिक आप सेलेक्टेड सब्जेक्ट बोलेंगे आपको पूछेगा, तो आप उस पर भी लेक्चर ले सकते हैं। वो हार्डली 2 या 4 मिनट का, या फिर कोई चीज़ उसको पूछना होता तो आपको बोर्ड पे ही खड़ा होकर वो जो भी क्वेश्चन है वो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, है ना, रेदर देन के आपको बैठ के हुआ। जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं जैसे ही गया तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है स्टार्टिंग का, थोड़ा बहुत होने के बाद आपको वो बोर्ड पे भेजते हैं। इसके बाद मुझे डायरेक्टली वो क्वेश्चन कुछ दिए थे, बोले थे इसको सॉल्व करके बताओ, या फिर ये निकाल के बताओ कैसे होगा बोर्ड में, बोर्ड पे। तो किसी किसी को पढ़ाने के लिए भी बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है, पैनल टू पैनल वेरी करता है। तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि पूछेगा क्या। ठीक है। पूछने के लिए आप पूरे सिलेबस पढ़ के जा रहे हैं। बस ये है कि आप 2 3 सब्जेक्ट तैयार करके जाइए, वो डेमो टाइप का आपको देने के लिए बोल सकता है, हार्डली 5 मिनट का, 4 या 5 मिनट का। ठीक है। तो ये होता है, ये तो अंदर की बात है। तो जब आप ये कतार में खड़े रहेंगे तो यहाँ से नाम बुलाया जाता है, और वो इस तरह से रहेगा कि रोल नंबर वाइज आपको कॉल किया जाएगा, और वहीं ए बी सी डी बोला जाता है, राइट, ए बी सी डी इस टाइप से। तो जैसे कि कोई भी रोल नंबर सपोज करो कुछ भी बोला गया, है ना, कोई रैंडम ले लिया मैंने, सपोज कुछ भी मैं बोल रहा हूँ 205 समथिंग, है ना, तो 205 ए ऐसे बोलेगा, तो वो ए वाले कतार में जाके बैठ जाएंगे। ए वाले की जहाँ पे मतलब ब्लॉक बनी रहती है, यहाँ ए वाले बैठेंगे, यहाँ बी वाले बैठेंगे, यहाँ सी वाले, ऐसे 2 3 ब्लॉक है, तो उसमें जाके आपको बैठ जाना है। तो जैसे वो रोल नंबर लेंगे आपको उसके हिसाब से रोल नंबर बोलते जाएगा, और रैंडम ये कतार में खड़े हैं, किसी का भी रोल नंबर आ सकता है, तो ये बंदा चला जाएगा, है ना, इसका आ सकता है, ये बंदा उठ के चले, इसका रोल नंबर आ गया, वो यहाँ से निकलते जाएगा, और अपना ए बी सी डी जो भी कोड दिया जाएगा उसके हिसाब से बैठ जाएगा। तो जब आप जाके वहाँ बैठते हैं, तो पहले तो कोरोना का चेक होता था उस समय, अभी हो सकता है नहीं भी हो, तो आपको ये श्योर कर लेना कि आपकी दोनों डोज वैक्सीनेशन हो मतलब हुआ रहना चाहिए। ठीक है। उसके वो प्रूफ मांग सकते हैं, या फिर आप दिखा भी सकते हैं, तो एक सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेके जाएं। तो पहले तो होता था, अब ये चीज़ मुझे लग रहा है ख़त्म हो गई होगी, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से कोरोना चेक नहीं, डायरेक्ट ब्लॉक में बिठाया जाएगा, और वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो यहाँ से फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। वहाँ से फिर आपको दूसरा एक ब्लॉक ले जाता है, एक बड़ा सा हॉल रहता है। ठीक है। वहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं जो डॉक्यूमेंट चेक करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो सारे बैठे रहते हैं टेबल लगा लगा के, एक टेबल पे 3 4 लोग, एक टेबल पे 3 4 लोग ऐसे, और इधर स्टूडेंट बैठे रहते हैं पूरा। तो ये बड़ी सी हॉल है। तो आप अपने हिसाब से, आपको जहाँ ले जाके जहाँ बैठाया गया वहीं बैठना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, राइट। तो जब वहाँ जाएंगे आप, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, आप उस समय जाके सारे डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ चेक करा लीजिए। तो जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पूरा, फिर आपको वापस वहीं पे बैठने के लिए बोला जाएगा। सपोज आपका इस टेबल पे आ गया, तो आप यहाँ पे बैठेंगे, आपका सारे डॉक्यूमेंट एक आदमी चेक करेगा, वो उसको देगा, वो चेक करेगा, 2 3 लोग मिलके चेक कर लेता। तो जैसे चेक हो जाएगा आपको बोलेगा आप जाके फिर वापस अपनी सीट पे बैठ जाइए। आप यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसके बाद आपकी फिर से फाइनल यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे एक कोड दिया जाता है,
और पैनल दिया जाता है। अगेन जब आप यहाँ आएंगे ना ABCD, तो ये ABCD ये श्योर नहीं करता है कि A है तो उसका पैनल 1 ही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो अपना अपना वो कोडिंग होता है। फिर आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक दूसरा कोड मिलेगा और फिर उसके हिसाब से आपको बोला जाएगा कि आप पैनल 1 में चले जाइए या पैनल 2 में चले जाइए, इस तरह से। तो यहाँ से फिर आपको वो पैनल में लेके जाता है। तो ये प्रोसीजर है। फाइनली जब आप वहाँ जाते हैं पैनल में, तो वहाँ आपको अंदर में लोग बैठे रहते हैं, यहाँ बाहर में सीटिंग रहती है, तो आपको यहाँ पे कहीं बिठाया जाएगा। जैसे वो एक लोग निकल के जाते हैं, फिर थोड़ी देर की वो गैप लेता है, इसके बाद आपको जो भी वहाँ पे अटेंडेंट रहता है वो आपको अंदर भेज देता है। फिर आप यहाँ पे पैनल के सामने बैठ जाते हैं, आपकी इंटरव्यू हो जाती है, फिर आप सीधे निकल जाते हैं घर। तो ये प्रोसीजर है लेटेस्ट BPSC का। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें इसमें अंतर सिर्फ यही रहेगा कि पैनल सिर्फ 2 रहेगी, और यहाँ पे पैनल में मेंबर ज़्यादा में भी रह सकते हैं, है ना, 3 से ज़्यादा मेंबर भी रह सकते हैं। और इसमें आपको डेमो थोड़ा सा लेके जाना है, 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट करके जाना है ना। कोई भी चीज़ आपको बोर्ड पे, आप ये समझ जाइए कि बोर्ड पे आपकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करके जाए, ठीक है। तो बोर्ड की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि बोर्ड पे कोई चीज़ पूछेगा तो भी आपको बोर्ड पे बताना है सबके सामने। ओके, बस ये डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा इंटरव्यू का प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है BPSC का लेटेस्ट वाला जो अभी फॉलो होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर होके जाइए। चलिए, तो सेकंड जो मैं बताया था कि कुछ डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू फ्लैट स्लैब। तो ये मैं लेक्चर बना के रखा हूँ। ओके, सो फ्लैट स्लैब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यूज़ में, तो इसलिए मैं सेलेक्टेड टॉपिक ले रहा हूँ। जैसे पिछला अगर आप वीडियोस देखेंगे जाके, तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पे मैंने लिया था, उस पर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली फ्लैट स्लैब ये भी इम्पोर्टेंट है। सो फ्लैट स्लैब का जो डिज़ाइन होता है वो भी IS 456 2000 कोड से ही होता है, उसमें आपको दिया हुआ है। पेज नंबर 53 पे अगर आप देखेंगे जाके तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि डिफिनेशन पूछ सकता है फ्लैट स्लैब होता क्या है। तो फ्लैट स्लैब भी एक रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब ही है जिसको हम बिल्ट करते हैं विथ ड्रॉप और विदाउट ड्रॉप, ठीक है, विथ ड्रॉप और विदाउट ड्रॉप, सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन कॉलम, विदाउट बीम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लैट स्लैब इज ए RCC स्लैब, फर्स्ट वन, डिजाइंड बाय IS 456 एज पर IS 456 2000 कोड। पेज नंबर 53 में आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। और ये डायरेक्टली बीम पे मतलब कॉलम पे रेस्ट होता है विदाउट बीम, कोई भी बीम यूज़ नहीं होता है। जैसे कि इन जनरल हम क्या करते हैं, कॉलम खड़े करते हैं, कॉलम से बीम कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर स्लैब को कास्ट करते हैं, राइट, मोनोलिथिकली कास्ट होता है, उसको कहते हैं RCC। लेकिन अगर ये कॉलम है, इस पर डायरेक्टली स्लैब हमने रेस्ट कर दिया, ठीक है, फिर दूसरा पैनल स्लैब का बिठा दिया दूसरे कॉलम पे, तो कहने का मतलब RCC में भी हम क्या होता है, उसकी इफेक्टिव स्लैब का जो इफेक्टिव स्पैन है उसका कितना लोड है वो एक कॉलम पे आता है, ठीक है। तो उसको हम बीम के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ बीम नहीं है, हम डायरेक्टली स्लैब को कॉलम पे ट्रांसफ़र कर दे तो हमें क्या हो जाएगा, स्लैब की स्पेन छोटी हो जाएगी। बीम देने से स्लैब की स्पेन बढ़ जाती है, इसमें स्लैब की स्पेन छोटी छोटी पैनल बनेगी। तो बस ये डिफरेंस है। तो फ्लैट स्लैब भी RCC स्लैब है जिसमें कोई बीम यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली कॉलम पे सपोर्टेड होता है। दिस इज द डिफिनेशन, सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ फ्लैट स्लैब। इट मीन्स स्लैब लोड इज डायरेक्टली कैरिड बाय द कॉलम, कॉलम डायरेक्टली कैरिड करेगा स्लैब का लोड क्योंकि कोई बीम नहीं है। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है, मतलब पॉइंट है कि वाई वी आर यूजिंग दिस फ्लैट स्लैब। ओके, if I have already read about this RCC slab, then why we should need to flat slab design. Okay, so that is some advantage for flat slab, that's why we use. So see this advantage. तो एडवांटेज क्या है कि अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड बेटर इल्यूमिनेशन टू द रूम। जब आप बीम यूज नहीं करेंगे, बीम देखेंगे अजीब सा, मतलब पूरे आपका रूम है, बीच से एक स्लैब जा रहा है, मतलब बीम जा रही है, तो वो अजीब सा एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती है। तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव अपीयरेंस देने के लिए हम फ्लैट स्लैब यूज करते हैं, है ना, बेटर इल्यूमिनेशन टू द रूम।
इल्यूमिनेशन रूम में बेटर होता है। कंसिडरेबल रिडक्शन इन द फॉर्म वर्क शो इकोनॉमी विल अचीव, फॉर्म वर्क में बहुत रिडक्शन हो जाता है, ज़्यादा फॉर्म वर्क नहीं लगता है, इसलिए हमको क्या होता है, इकोनॉमी अचीव होता है, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क में आपको पता है इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। तो जैसे ही आपका ये रिडक्शन होगा क्या फॉर्म वर्क, तो आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा, आपका मतलब इकोनॉमी की तरफ जाएगा, है ना, अचीव, इकोनॉमी विल अचीव, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। बिकॉज ऑफ लेस हाइट एंड थिकनेस स्ट्रक्चर टोटल वेट ऑन फाउंडेशन विल रिड्यूस, अब बीम यूज नहीं कर रहा है तो वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, बीम का वेट नहीं आया, स्लैब का वेट डायरेक्ट कॉलम पे आ गया, तो इससे क्या हो गया, फाउंडेशन पे लोड कम हो गया, ठीक है। और हाइट भी कम हो गई, बीम बीम नहीं दिए तो हाइट भी कम हो गई, स्लैब को डायरेक्टली हम किस पे, कॉलम पे रेस्ट कर रहे हैं, तो हाइट भी कम हो गई, बीम भी नहीं है, तो ओवरऑल वेट कम हो गया स्ट्रक्चर का, तो टोटल वेट कम हुआ तो फाउंडेशन पे वो वेट कम जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीम इट इज़ ईजियर टू इंस्टॉल पाइपिंग एंड यूटिलिटीज़, मतलब पाइपिंग और जो भी बिल्डिंग सर्विसेज होती है, यूटिलिटीज़ होती है, वो ईजियर आप फिट कर सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीम, बीम नहीं होता इसलिए। फ्लैट स्लैब कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड लोड अगर एक्ट कर रहा है तो फ्लैट स्लैब ज़्यादा कैपेबल है, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। तो आपको सिंपल एडवांटेज पूछ सकता है कि हम फ्लैट स्लैब क्यों यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं। ये इसका प्लान है फ्लैट स्लैब का, कि कैसे उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और प्लान में वो कैसे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कंपोनेंट भी मेंशन किया हूँ। ये एक पैनल है, स्लैब का एक पैनल है, ओके। तो देखिए इसमें जो सबसे इनर मोस्ट मेंबर है वो क्या होगा, कॉलम, ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉलम है ना, ऊपर से डॉटेड दिखेगा इसलिए मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे है वो, ये पैनल सबसे ऊपर है, उसके नीचे आएगा क्या आएगा, उसके नीचे आएगा आपका क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप, है ना, उसके नीचे आएगा कैपिटल, कैपिटल के नीचे आएगा कॉलम, तो सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होगा वो कॉलम, कॉलम के चारों तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल मतलब ऐसे इस टाइप में, ऐसे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए उसको, और उसके बाद जो थिकन पार्ट होता है उसको कहते हैं ड्रॉप, अगर सेक्शन में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप, ओके। और ड्रॉप के ऊपर में सबसे ऊपर में जो है वो है पैनल, मतलब ये जो है आपका ये पैनल है, स्लैब का पैनल, ठीक है, ये स्लैब का पैनल है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैट स्लैब। ड्रॉप जो होता है सबसे थिकंड पार्ट होता है, मोटा पार्ट होता है सबसे, है ना। और कैपिटल जो होता है इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द स्लैब, अभी आपको मैंने ये सेक्शन में बताऊंगा कि कैपिटल क्या होता है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है स्लैब को, और कॉलम, कॉलम कनेक्शन एंड ऑल्सो इंक्रीज शियर रेसिस्टेंस ऑफ द स्लैब। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इस वाले फिगर को देखिए, इस वाले फिगर में ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है, ये क्या आपका कैपिटल है। तो देखिए जैसे कैपिटल हम ये कर दिए तो क्या हो गया, इसका शेयर कैपेसिटी बढ़ गया, है ना, शेयर कैपेसिटी बढ़ गया, और इसमें देखिए एक तो शेयर कैपेसिटी बढ़ गया, दूसरी जो रिजिडिटी है स्लैब की वो भी बढ़ गई, एरिया उसको ज़्यादा मिल गया, है ना, सपोर्ट ज़्यादा बढ़ गया, सपोर्ट का पावर बढ़ गया तो रिजिडिटी बढ़ गई उसकी, ठीक है। और कॉलम कनेक्शन की भी रिजिडिटी बढ़ गई, तो ये हो गया आपका कैपिटल, ये है आपका ड्रॉप, इसके बाद ये है आपका पैनल, ओके। तो ये पैनल है, पैनल से ड्रॉप, ड्रॉप से कैपिटल पे, कैपिटल से कॉलम पे। तो सेक्शन में इस तरह से दिखेगा, प्लान में मैंने आपको ऊपर दिखाया हूँ, ये प्लान है, ये प्लान है, ये सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कौन सा सेक्शन है, स्लैब विथ ड्रॉप एंड कॉलम हेड, इसमें ड्रॉप और कॉलम हेड दोनों दिखाया हूँ मैं। और अगर ये वाले सेक्शन आप देखेंगे तो स्लैब विदाउट ड्रॉप एंड कॉलम हेड, ना ड्रॉप है ना कॉलम हेड है, डायरेक्टली स्लैब जो है वो कॉलम पे रेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका सेक्शन इस तरह से दिखेगा, राइट। इसके बाद इसमें जो ये साइज लेते हैं हम, देखिए ड्रॉप का, तो सपोज कीजिए D1 D2 इस तरह से लिया मैंने, तो D1 इज़ नॉट लेस देन L1/3, है ना। अब L1 L2 ये क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ये डिपेंड करता है स्पैन, ऐसा नहीं कि पैनल का स्पैन होगा, एक साइड को बोलेंगे L1 एक साइड को बोलेंगे L2, लेकिन किसको L1 किसको L2 बोलेंगे ये समझने के लिए आपको आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए कि इसकी जो साइज होगी, जैसे D1 है तो D1 L1/3 से कम होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन L1/3, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो देखिए
इसमें डिफरेंट स्ट्रिप होता है जब हम डिजाइन करते हैं। तो कॉलम के अलोंग जो स्ट्रिप होगा उसको बोलेंगे कॉलम स्ट्रिप। दोनों कॉलम को छोड़ के, मतलब सपोज कीजिए अभी आपको फिगर, ये देखिए फिगर, इस फिगर में समझिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो जो कॉलम का पार्ट है ना, जिसमें कॉलम आ रहा है, वो कॉलम का स्ट्रिप हो गया। और कॉलम के बीच वाला, दोनों कॉलम के बीच वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, मिडल स्ट्रिप। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा वो मिडल स्ट्रिप कहलाएगा, ये कॉलम स्ट्रिप कहलाएगा। तो अलोंग द कॉलम, कॉलम स्ट्रिप, और दोनों के बीच का जो पार्ट है, चाहे इधर से लीजिए आप या इधर इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, तो ये बीच वाला पार्ट को मिडल स्ट्रिप कहेंगे, और अलोंग द कॉलम जो है वो कॉलम स्ट्रिप कहलाएगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब समझते हैं ये होता क्या है और कोड ने इसको कैसे बताया है कि कितना लेना है। कॉलम स्ट्रिप जो होता है, ये डिजाइन स्ट्रिप हैविंग विड्थ 0.25 L1। अब कॉलम स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वो कितना होना चाहिए, 0.25 L2, नॉट L1, 0.25 L2, बट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25 L1 ऑन ईच साइड ऑफ कॉलम सेंटर लाइन। कॉलम सेंटर लाइन के दोनों साइड में, है ना, तो उसकी जो विड्थ होगी दैट शुड बी 0.25 ऑफ L2, बट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25 L1। 0.25 L1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, और 0.25 L2 आप ले सकते हैं। तो बी श्योर कि वो 0.25 L1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब L1 L2 क्या है, तो L1 है स्पेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर बीइंग डिटरमाइंड। मतलब कि सपोज कीजिए जो ये पैनल है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में मोमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा L1 और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा L2। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन का मोमेंट ले रहा हूँ तो ये वाला हो जाएगा L1 और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा L2। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं L1। मतलब L1 क्या होगा, जिधर आप मोमेंट कंसीडर कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन मोमेंट ले रहे हैं, उस डायरेक्शन का जो लेंथ होगा वो L1 कहलाएगा, उस पर परपेंडिकुलर यानी ट्रांसफर डायरेक्शन में L2 कहलाएगा। ठीक, इस तरह से L1 L2 डिसाइड होता है। तो कॉलम स्ट्रिप हो गया 0.25 ऑफ L2। अब L1 L2 क्लियर हो गए, तो 0.25 ऑफ L2 होगा कॉलम स्ट्रिप, बट उसकी वैल्यू जो होना चाहिए दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.25 ऑफ L1। ठीक, नाउ मूव टू मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप क्या होता है, ये भी डिजाइन स्ट्रिप है, बाउंडेड ऑन ईच ऑफ इट्स अपोजिट साइड। मतलब दोनों आप अलग कर लीजिए तो बीच का जो मिडल का पार्ट रहेगा वो मिडल साइड हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों साइड से बाउंडेड रहेगा, दैट इज कॉल्ड मिडल स्ट्रिप। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब की थिकनेस क्या होती है, देखिए ओवरऑल थिकनेस जो कोड ने डिसाइड किया है ना, जो कोड IS 456 में आपको ये मिल जाएगा, IS 456, एज पर IS 456 मिनिमम जो थिकनेस लेते हैं फ्लैट स्लैब में दैट शुड बी 125 mm, 125 mm लेते हैं। ठीक है, इसको जो कंट्रोल करता है थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब को, जैसे आप नॉर्मल स्लैब में लेते हैं वैसे इसमें भी लेते हैं कि L/D रेशियो क्या होगा। तो L/D रेशियो लेते हैं हम 32 और 28। तो 28.8 32, 28.8 कब लेंगे, जब विदाउट ड्रॉप रहेगा। अगर विथ ड्रॉप है तो 32, मतलब इसमें 0.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो 32 होता है विथ ड्रॉप और 38.8 होता है विदाउट ड्रॉप, दैट इज L/D रेशियो। तो यहाँ से भी आप थिकनेस फ्लैट स्लैब का डिसाइड कर सकते हैं। अब ड्रॉप, ड्रॉप की साइज क्या होती है, ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप शैल नॉट बी लेस देन L1/3। ड्रॉप शैल नॉट बी लेस देन L1/3। L1 आपको पता है जिधर मोमेंट कंसिडर करते हैं, तो जो ड्रॉप की साइज होगी वो L1/3 से कम, मतलब कम नहीं होना है, शुड नॉट बी लेस देन L1/3, और शुड नॉट बी लेस देन L2/3 डिसकंटिन्यूस एज। मतलब कंटिन्यूस एज पे L1/3 और डिसकंटिन्यूस एज पे L2/3, जो मैं अभी ऊपर आपको बताया था D1 D2। ठीक है, अब आते हैं फ्लैट स्लैब की मेथड। तो अभी तक हमने छोटा छोटा चीज़ें देख लिया इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है। नो, मेथड, मेथड कैसे होता है, यहाँ पे मैं कोई डिजाइन की बात नहीं करूँगा कि डिजाइन कैसे करेंगे और क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ पॉइंट वाइज पूछेगा हम करते कैसे। सपोज मेथड है तो कौन से मेथड यूज करते हैं फ्लैट स्लैब डिजाइन के लिए, तो दो मेथड है, डायरेक्ट डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड और इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड। ये दो मेथड हम यूज करते हैं फ्लैट स्लैब डिजाइन के लिए। सो टोटल डिजाइन मोमेंट 54 पेज में आपको मिल जाएगा, ये पेज नंबर दिया हुआ हूँ मैं, टोटल डिज़ाइन मोमेंट। तो ये पेज नंबर 54 IS 456 में मिल जाएगा, दैट इज M0 = WLN/8। सिंपली आप जानते हैं M0 हम जो निकालते हैं
दैट इज़ WLN/8। अब LN की वैल्यू आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए होता क्या है, ठीक है। तो जो भी LN की वैल्यू होगी वहाँ से आपको m0 निकल जाएगा। तो W इंटू LN डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से m0 की वैल्यू निकल गई। तो अब हम अलग अलग इसमें डिजाइन करते हैं कि पैनल कौन सा है। तो देखिए, अब आपको बताया मैंने कि फ्लैट स्लैब में क्या होता है, छोटा छोटा पैनल यूज होता है। अगर हम बड़ा पैनल लेंगे तब तो फिर बीम वगैरह डाल के करना होगा, छोटा छोटा पैनल लेंगे तभी तो उसका जाएगा कॉलम पे डायरेक्टली लोड, ठीक। तो उसमें से जो एक्सटीरियर पे रहेगा उसको एक्सटीरियर स्पैन बोल देंगे, जो इंटीरियर साइड पे रहेगा उसको इंटीरियर मोमेंट बोल देंगे, इंटीरियर स्पैन बोल देंगे, है ना। सपोज कीजिए ये पूरा फ्लैट है, तो अब इसको छोटा छोटा पैनल में हमने तोड़ दिया, ठीक। ये पैनल, ये पैनल, ये पैनल, है ना, ये पैनल, ऐसे अलग अलग पैनल में कर दिया। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन सा एक्सटीरियर पैनल होगा और कौन सा इंटीरियर पैनल होगा। तो उसके लिए मोमेंट आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो टोटल मोमेंट m0 हमें पता चल गया WLN/8 से। तो इंटीरियर पे क्या होता है, इंटीरियर पे ले लेते हैं m0 का 0.65 यानी 65% जो होता है वो निगेटिव मोमेंट ज़्यादा होता है जो सपोर्ट पे आता है, मतलब कॉलम के पास आएगा, तो वहाँ निगेटिव मोमेंट आता है। तो निगेटिव मोमेंट कितना लेते हैं, 65%। बचा 35% वो किस पे चला जाएगा, पॉजिटिव डिजाइन मोमेंट। तो 65% और 35% ये इंटीरियर पैनल पे लेता है। और एंड स्पैन पे जो लेते हैं, मतलब इंटीरियर स्पैन पे और एंड स्पैन पे जो लेते हैं वो आप इस ग्राफ से देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये जो है इंटीरियर पैनल है, यहाँ से यहाँ तक इंटीरियर पैनल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीरियर पैनल है। तो इंटीरियर पैनल पे मैंने क्या बताया, सपोर्ट पे निगेटिव होता है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे निगेटिव होगा। तो निगेटिव कितना लेंगे, 65%, 0.65 ऑफ m0। और मिड स्पैन पे पॉजिटिव मोमेंट होता है, तो ये कितना लेंगे, 35%, 0.35 ऑफ m0। m0 आपको पता है WLN/8। इसी तरह से ये सपोर्ट है 0.65 L1। ये हो गया इंटीरियर पैनल के लिए। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एंड पैनल है, एंड स्पैन है, ठीक है। तो एंड पैनल के लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको ये फार्मूला दिया हुआ है। तो 0.65 ऑफ m0 तो लेते हैं, लेकिन 0.65 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय अल्फा सी, तो ये पूरा फैक्टर होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं m0 से। तो ये हो गया सपोर्ट के पास। उसी तरह से इंटीरियर सपोर्ट के पास कितना हो जाएगा, 0.75 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाय अल्फा सी इंटू m0, मतलब ये फैक्टर हो गया मल्टीप्लाइड बाई m0, तो यहाँ पे हो जाएगा। और मिडल पे क्या हो जाएगा, 0.63 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाय अल्फा सी, ये सारे कोड में आपको मिल जाएगा। तो ये कॉफिशिएंट है, मोमेंट कॉफिशिएंट। यहाँ से आपको हर जगह की मोमेंट निकल जाएगी, यहाँ की भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी, यहाँ के भी, ठीक है। तो ये मोमेंट कॉफिशिएंट हम लेते हैं फ्लैट स्लैब डिजाइन के लिए। तो इंड स्पैन के लिए ये वाली और मिडल स्पैन के ये वाली। अब इस पे पॉइंट आता है अल्फा सी, ये वाला, है ना। अल्फा सी है क्या, तो अल्फा सी इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ के सी डिवाइडेड समीशन ऑफ के एस। यहाँ पे के जो है वो स्टिफनेस है, ठीक है, स्टिफनेस को के से डिनोट करते हैं हम। तो के सी मतलब कॉलम, तो जितने कॉलम है कॉलम की स्टिफनेस समीशन कर देंगे, मतलब एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, थर्ड फ्लोर। तो जहाँ पे ये आ रहा है, तो नीचे एक फ्लोर है, ऊपर एक फ्लोर, दो कॉलम कनेक्ट हो रहा है, तो दोनों का समीशन ले लेंगे स्टिफनेस की, ठीक। कॉलम की स्टिफनेस की समीशन डिवाइडेड बाय स्लैब की स्टिफनेस की समीशन एज फॉर स्लैब, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, इसको अल्फा सी बोल देंगे, ठीक है। यही अल्फा सी इस कोफिशिएंट में यूज होगा। ओके, सो दिस इज द डिजाइन प्रोसीजर। ये है डायरेक्ट मेथड आपका और यही यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट डिजाइन मेथड ही यूज होता है इन जनरल, जो कोड फॉलो करता है। IS-456 जो फॉलो करता है वो डायरेक्ट डिजाइन मेथड फॉलो करता है, ये आपको पूछ सकता है इंटरव्यू। सीयर इन फ्लैट, अब फ्लैट स्लैब में सीयर कैसे करते हैं, तो देखिए जैसे कॉलम में मतलब फुटिंग में 2 वे सीयर हम यूज करते हैं। अगर फ्लैट स्लैब को उल्टा कर दो तो फुटिंग जैसा है, ऊपर से कॉलम आ रहा है ना, इस तरह से, इस तरह से ये फुटिंग होता है, इस तरह से स्लो फुटिंग। तो जस्ट लाइक फ्लैट स्लैब उल्टा कर दीजिए तो फुटिंग, इसका उल्टा कर दीजिए तो फ्लैट स्लैब, उसका उल्टा कर दीजिए तो मिरर ले लीजिए, तो फुटिंग का स्लो फुटिंग का फाउंडेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो 2 वे सीयर जैसे चेक करते हैं वैसे ही फ्लैट स्लैब में सीयर चेक करता है, 2 वे सीयर चेक, ठीक। तो 2 वे सीयर चेक हम कैसे करते थे कि कॉलम के फेस से D/2 चारों तरफ ले लेते थे पेरीफेरी में। तो वही चीज़ है, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ फॉर सीयर इन फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस D/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम, कैपिटल और ड्रॉप। मतलब कॉलम रहा तो कॉलम से, कैपिटल रहा तो कैपिटल से, और ड्रॉप अगर यूज किया तो ड्रॉप की पेरीफेरी से हम ले लेते हैं D/2। तो D/2 डिस्टेंस आप मार्क कर दीजिए, अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, सर्कल है तो सर्कल, इस तरह से,
ठीक है, तो वो उसका क्रिटिकल हो जाएगा, तो वो क्रिटिकल सेक्शन आप ले लेंगे इसमें, ठीक। अब इसमें जो परमिसिबल होता है टॉसी परमिसिबल, वो 0.25 एफ के LSM में और 0.16 एफ के WSM, जो ऑलरेडी आप फुटिंग में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एफ के जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो पुट कीजिए, वहाँ से टॉसी परमिसल निकाल लीजिए, उसको चेक करके वेरीफाई कर दीजिए। तो सीआर चेक इस तरह से करते हैं। इसके बाद आता है द स्पेसिंग ऑफ बार्स इन फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब में जो बार प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पेसिंग कितनी होती है, तो वो दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब की थिकनेस कितना लेते हैं, 125 mm मिनिमम, तो उसका डबल कर दीजिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ बार इन फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी ग्रेटर देन, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब के डबल कर दीजिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कम ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और लास्ट पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ये आपको पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ये 2-4 एप्लीकेशन बताओ आपने कहाँ देखा फ्लैट स्लैब यूज करते हुए। तो जो पार्किंग का डेक होता है वहाँ पे फ्लैट स्लैब यूज करता है, होटल्स में यूज करते हैं, वेयर हाउस में यूज करते हैं फ्लैट स्लैब, कॉमर्शियल बिल्डिंग में यूज करते हैं फ्लैट स्लैब। तो इन सारे जगह पे आप फ्लैट स्लैब यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप बताइए, तो कोई टॉपिक आप बताएंगे तो मैं उस हिसाब से लेक्चर्स लूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ BPSC।